जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 15 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, अपने एग्जाम के बारे में बताइए और उस एग्जाम से रिलेटेड पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। ये हैं आज के 6 टॉपिक्स जिनको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे, और लास्ट में आपके लिए 2 एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं और एक मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेगा। और जो टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है, जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद जो भी चीज मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा वो आपको ध्यान से जो है वो नोट डाउन करना है। राइट? तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों के कमेंट्स गाइस कल देखूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा समय का इशू है। आज पावर कट था घर पर, और अभी जस्ट अभी जो है वो लाइट आई है, तो मैं रिकॉर्ड जो है वो कर रहा हूँ। तो आपका कल जो है वो मैं कमेंट जो है वो देखूंगा। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कोई भी चीज अगर आपको मुझसे पूछनी है, कोई सजेशन देना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर दे सकते हैं। तो आइए गाइस, हम लोग जो है वो बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम से लेके ग्लोबल लिटरेचर तक अपनी अमर छवि छोड़ी है। तो हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये नाम सिर्फ एक पोएट का नाम नहीं सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक विचारधारा है अपने आप में। तो आज हम उन्हीं की लेगेसी को समझेंगे, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, तो बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा। सबसे पहली चीज, तो इनका जन्म जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कब होता है। तो 7 मई 1861 को कोलकाता के अंदर, उस समय कलकत्ता था, तो वहां पर उनका जन्म हुआ। तो ये फैक्ट लिख लो आप, ये कभी कभी स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है। ये वाला फैक्ट, जो चीज मैं हाईलाइट करूंगा वो आप नोट डाउन कर लेना। और एक ऐसे समय में हुआ जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अपने चरम पर था, 1861 का पीरियड। क्या 1860s के आसपास कोई ऐसी घटना हुई थी जो हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकता है मुझे 1860s के आसपास? जल्दी बताओ। थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, 1850s में जा सकते हो, 5-6 साल पुरानी एक घटना थी। राइट? उसके बाद से एक अलग लेवल पर ब्रिटिश रूल जो है वो चालू हो गया था, क्राउन रूल बेसिकली आप कहोगे स्टैब्लिश हो गया था। कौन सी घटना थी? कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर बताओ, देखते हैं किसको पता है। अब इनके पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर जी एक ब्रह्मो समाज के प्रमुख सोच विचारक थे। इसलिए टैगोर का परिवार बंगाल रेनेसांस के एपी सेंटर में था। बंगाल रेनेसांस का मतलब है कि आपको पता है कि बंगाल की तरफ से जो है वो काफी सारे जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो निकल कर आ रहे थे, लीडर्स निकल कर आ रहे थे, जिन्होंने जो है वो काफी सारी किताबों के बारे में जो है वो पढ़ा था। और उनको क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी थी अपनी एजुकेशन के दम पर, कि भाई ये ब्रिटिशर्स जो है ये एक्सप्लॉइट जो है वो कर रहे हैं भारतीयों को। तो ये चीज तो आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं, है ना? तो उनकी सोच, उनकी कला, राइट, तो ये सब चीजें जो है, और फिलोसफीज, जो उनके दर्शन थे, राइट, तो वो सब चीजें जो है जब पब्लिक के सामने आए और पब्लिक ने उस चीज को जो है वो समझा, तो पब्लिक को क्लैरिटी हुई कि हाँ यार, हम ब्रिटिश प्रेशर में है, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन में है, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। क्योंकि यही सब स्कॉलर्स थे बंगाल के जिन्होंने हेल्प करी लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम कब्जे में हो, हम इंडियंस जो है वो अब ब्रिटिश कॉलोनी बन चुके हैं, यानी कि इंडिया स्वतंत्र नहीं है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी है पूरी तरह से। तो ये हम लोगों ने लोगों को समझाया, यानी कि बंगाल में रहने वाले स्कॉलर्स ने लोगों को समझाया, स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। राइट? तो और आगे की जो है वो चर्चा करें, इनके एजुकेशन की जो है वो बात करें, तो देखो यार, अर्ली एजुकेशन घर पर ही हुई थी। संस्कृत, इंग्लिश और उपनिषद पर फोकस था इनका। लिख लेना, संस्कृत, इंग्लिश, उपनिषद। 17 साल की उम्र में इंग्लैंड गए फॉर्मल एजुकेशन के लिए, लेकिन अधूरी छोड़ दी चीजें। क्या बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपनी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया? कुछ एक्सप्लॉइटेशन भी होते थे। राइट? आपको पता होगा, इंडियंस जब ब्रिटिश ब्रिटिश में या लंदन में जाकर पढ़ते थे, तो उस समय उनके साथ वहां पर प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन होता था। राइट? ब्लैक और वाइट रेसिज्म, रंग भेद
होता था, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, राइट। फिर शांति निकेतन की स्थापना जो है वो करी इन्होंने, और जिसका उपदेश था इंडियन ट्रेडिशन को ग्लोबल ह्यूमनिज्म के साथ इंटीग्रेट करना। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिखिएगा। शांति निकेतन इन्होंने जो है वो स्टैब्लिश किया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ये लिखिएगा, ग्लोबल ह्यूमनिज्म को, जो वैश्विक तौर पर जो मानवतावाद जो है उसको मिश्रित करना, किसके साथ, भारतीय परंपराओं के साथ, इंडियन ट्रेडिशंस के साथ, इंडियन कल्चर के साथ। तो ये शांति निकेतन का मेन ऑब्जेक्टिव था। जो बोलते हैं ना हम लोग वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, सभी लोग वेस्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इन्होंने शांति निकेतन के थ्रू ये चीज बताई कि इंडियन कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है और उसको ग्लोबल लेवल पर जो है वो प्रमोट किया जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। पता है आपको कि उनकी एजुकेशन फिलॉसफी एक हॉलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल थी, जो आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रेजोनेट करती है। अच्छा, क्या है ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एजुकेशन की जो पॉलिसीज थी उनकी शांति निकेतन के जरिए, आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो ऐसी क्या चीज है नए वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशन से रिलेटेड सोच को रिफ्लेक्ट करती है? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसने ध्यान से चीजों को पढ़ी है और जो समझ रहे हैं चीजों को। क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से एक दूसरी चीजों को इंटरलेट करते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। तो आपको ऐसा मेंस का एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि टैगोर की एजुकेशनल विजन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इंटीग्रेट करें, चाहो तो लिख लो। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन गाइज आज से ही होती है, ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे उसके बाद आपकी मेंस की प्रिपरेशन शुरू होगी, बिल्कुल नहीं। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन है, इसको आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो करना रहता है और तरीके से जो है वो करना रहता है, बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। आपको मेंस की प्रिपरेशन डे वन से ही स्टार्ट करनी है, और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता दी है कि इस दिए गए नंबर पर, ये नंबर है, कांटेक्ट करो और बढ़िया तैयारी जो है अपनी पूरी करो, क्योंकि पूरा मटेरियल आपको वहां पर मिलता है ना। अब आगे की बात करते हैं। उनका योगदान गाइस क्या डायरेक्ट पॉलिटिकल था? नहीं, डायरेक्ट पॉलिटिकल योगदान नहीं था। बट उनकी कविता के जरिए, कहानियों के जरिए, गानों के जरिए इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भड़काया और एग्रेसिव बनाया, लोगों को और जोड़ा। लोगों ने इनके गानों से रिलेट किया, इनकी पोएम से, इनकी कहानियों से रिलेट किया, और लोग मोटिवेट हुए कि नहीं यार हमें आजादी चाहिए। तो ये था उनका कंट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट पॉलिटिकल नहीं था, बट अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टैगोर से रिलेटेड लिखने के लिए चीजें मेंस में आती है, प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1919 जलियन वाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपने ब्रिटिश नाइटहुड छोड़ दिया, और ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, ठीक है। पता है एक टैगोर ने एक चीज कही थी, आप चाहो तो लिख लो सभी लोग, अ राइटर्स पेन, अ राइटर्स पेन कैन शेक द फाउंडेशन ऑफ ट्रेनी, TYRANNY, TYRANNY, अ राइटर्स पेन कैन शेक द फाउंडेशन ऑफ ट्रेनी। ये टैगोर ने जो है वो कहा था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप अपने मेंस के आंसर लिखो ना, तो इस प्रकार के कोट्स वगैरह भी जो है मेंशन करो और याद रखो ऐसे कोट्स को, राइट। तो इन्होंने बोला कि भाई पेन में सबसे बड़ी जो है वो ताकत होती है जो इस सरकार तक को जो है वो हिलाने की दम रखती है, राइट। चलो फिर आगे की चर्चा करें। इनकी कविताओं के बारे में बात करें तो इनकी 50 से ज्यादा कविता का कंपोजिशन है, राइट। 12 उपन्यास, कई नाटक, गीतांजलि, गीतांजलि लिख लेना। इनके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि लिख लीजिए भाई आप, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। टैगोर का साहित्य गाइस किस प्रकार से इंडियन नेशनलिज्म को प्रभावित करता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ऐसे भी क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए, है ना। और ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे ना, गोरा एक सोशियो पॉलिटिकल नॉवल है इनका, और फिर एक हम लोग को घरे बाइरे, घरे बाइरे, ठीक है। इन्होंने जेंडर और पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति और असमानता, जो जेंडर एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, एक्सप्लोरेशन लिखा है, एन एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉइटेशन होगा जेंडर और पेट्रियोटिज्म का, ये लिखा ना।
लैंगिक असमानता एवं देशभक्ति की खोज। अच्छा, उसके बारे में और डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस, ये लिखिए। और फिर कारवी, रक्त कारवी, कारावी, ये फिलोसफिकल ड्रामास थे इनके। जनगण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय जनगण मन, नेशनल एंथम। और अच्छा, एक और कंट्री है जिसका इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय गान लिखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी कंट्री है और उस राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इन्होंने एक कंट्री का और राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गाइज अभी 7 मई 2025 को जस्ट अभी उनकी जयंती पर ट्राइब्यूट दिया, जिसमें उनके रोल को हाईलाइट किया गया। राइट। जैसे कि कल्चरल सोल ऑफ इंडिया, कि भाई ये हमारे भारत की जो है वो एक आप कह सकते हो कि सांस्कृतिक आत्मा है। राइट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर जो इनका फोकस था उसके बारे में जिक्र किया गया, शांति निकेतन के बारे में। इवन ग्लोबल लिटरेरी आइडेंटिटी, जैसे कि इनकी नॉवेल्स हैं, इनकी कहानियां हैं, जो ग्लोबल लेवल पर आज की डेट में फेमस है। नोबेल प्राइज जो है वो इनको मिला इनके काम के लिए। बताओ कौन से काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला? कमेंट बॉक्स पे अभी कभी बताया मैंने, देखते हैं किसको अभी याद हो गया है। तो इनकी सोच गाइस ये भी लिखिएगा आप, वासुधैव कुटुंबकम, ये लिखिए वासुधैव कुटुंबकम, इनके आसपास घूमती है, जो आज भी यूनाइटेड नेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी रेलिवेंट है। ये लिख लीजिएगा, वासुदेव कुटुंबकम। यहां पर लिखा नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो अभी इनकी जयंती पर इनके बारे में जो है वो काफी कुछ चीजों के बारे में जो है वो चर्चा हुई। तो ये फैक्ट्स बस मैंने आपको बताया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज जो है वो गीतांजलि के लिए मिला 1913 में, है ना। ठीक है। काफी सारे ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स के साथ जो है वो उनकी बातचीत थी, रिलेशंस थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ तक। टैगोर आइंस्टाइन फॉर्मूला के बारे में किसी को पता है? तो टैगोर आइंस्टाइन फॉर्मूला में क्या रविंद्रनाथ टैगोर शामिल थे? देखते हैं किसको पता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वो टैगोर आइंस्टाइन फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर था ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइंस्टाइन टैगोर मैटर या मॉडल, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसके बारे में। फिर विश्व भारती पर इन्होंने सपोर्ट किया, शांति निकेतन में यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जिक्र अभी इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस पर भी हुआ है। ठीक है। तो आज की डेट में भाई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का एरा जो है वो चल रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला, उनकी टीचिंग्स हमें बताती है कि हमें जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीस पर जो है वो काम करना है, कि भाई सभी की रिस्पेक्ट करें, एक समानता वाला एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करें, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो ये सिर्फ गाइस एक पोएट नहीं थे, एक सिविलाइजेशनल वॉइस थे, कि लोगों को जो है वो कैसे रहना चाहिए, संबंध जो है वो अपने अच्छे बनाकर रखना चाहिए, समानता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर। तो इसका उन्होंने जिक्र जो है वो किया था। ठीक है। शांति निकेतन के फाउंडर, जलियन वाला बाग का प्रोटेस्ट, नोबेल प्राइज गीतांजलि की, यही सब चीजें एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं। और इनसे रिलेटेड मेंस में कंपेयर करने से रिलेटेड पूछी चीजें पूछी जाती हैं। तो बस गाइज यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब हम बात करेंगे थैलेसेमिया बर्डन के बारे में, जो बंगाल के अंदर है। और ये टॉपिक हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हेल्थ केयर गवर्नेंस, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो सिर्फ एक फैमिली को नहीं, पूरे क्षेत्र के हेल्थ सिस्टम को चैलेंज करता है, थैलेसेमिया। आज हम समझेंगे बंगाल में इसकी सिचुएशन क्या है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज थैलेसेमिया। ये चीज सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं। तो गाइज ये एक लिख लेना, जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है ये? जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि खून का ऐसा, रक्त का ऐसा जो है वो विकार, डिसऑर्डर है, जो कि आनुवांशिक रूप का हम लोग को देखने को मिलता है। राइट। जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट से बच्चों में जाता है। राइट।
इसमें होता क्या है गाइस, जब ये प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होती है, उसकी बॉडी कम या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी कि थैलेसीमिया जिसको है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा या एबनॉर्मल होगा, ये चीज मेंशन कर लो। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इंपैक्ट होता है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और साउथ एशिया में इसका बर्डन काफी ज्यादा है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है ना, तो बच्चे के थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं 25%। ये फैक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि चांसेस जो है वो थैलेसीमिया मेजर होने के कितने होते हैं, कि अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो 25% चांसेस ये होगा कि बच्चे को थैलेसीमिया होगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। बंगाल की बात करूं मैं आपको, तो बंगाल के अंदर गाइस कैरियर रेट 6 से 10% है, जबकि नेशनल एवरेज 3 से 4% है। ये भी चीज आप लिख लो एक बार बंगाल के बारे में। बंगाल के अंदर ये देखा गया कि करंट कैरियर रेट 6 से 10% जो है बताया जा रहा है, यानी कि बंगाल के अंदर पेरेंट से बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में थैलेसीमिया ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज जो कि मात्र 3 से 4% है। तो इसलिए बंगाल में आज की डेट में काफी बड़ा चैलेंज थैलेसीमिया का बन गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 18,000 से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स और 2.5% का पॉजिटिविटी रेट जो है वो पॉपुलेशन में है। ये यही बता रहा है कि किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि इंट्रा कम्युनिटी मैरिजेस जो हो रही हैं, राइट। तो उसकी नीड को ये बेसिकली हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको शायद याद हो तो अभी कुछ समय पहले हमने एक रेयर टॉपिक को डिस्कस किया था जो एंकलूजन स्पॉन्डिलिटिस का था, और हमने बात करी थी कि साउथ इंडिया के अंदर रेड्डी कम्युनिटी में एंकलूजन स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ रही है। कुछ याद आ रहा है कुछ लोगों को, जिन्होंने पहले अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको शायद याद आ गया होगा, HLA-B27 का जेनेटिक डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया था। उसमें भी एक सेम प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो है वो आप मतलब जैसे कि एक सिंगल कास्ट में जैसे मैरिज करने का जो प्रथाएं जो हो रही हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि इस प्रकार की रियर प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही है। अब उस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेट करो, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। तो अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज की डेट में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि लोग इंटरकास्ट मैरिजेस पर भी फोकस करें, राइट। क्योंकि इससे अगर सेम कास्ट में अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनके काफी तेजी से फैलने के केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? उस टॉपिक में भी सेम चीज थी, ये टॉपिक भी वही सेम चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी मैरिजेस को। क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी जाकर तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। और अगर सेम कम्युनिटी में अगर मैरिजेस जो है वो होती रहेंगी तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो रेयर डिजीज होती है उनके बढ़ने के चांसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? कमेंट बॉक्स में बताओ यस। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक यहां पर भी दिख रहा है, तो उस टॉपिक को इससे रिलेट करना है। क्योंकि आज की डेट में ये टॉपिक एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आपसे शायद डायरेक्टली ना पूछे, बट इस प्रकार से जो है वो पूछ सकते हैं कि आज की डेट में जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हो रहे हैं उसके पीछे के कारण बताइए, राइट। तो उनमें से एक कारण आप ये वाली चीज मेंशन जो है वो कर सकते हैं, यस। तो देखो यही कहानी होती है कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो लिखा है वो आपने पढ़ लिया। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप टॉपिक को कितनी गहराई से जो है वो समझ रहे हैं। और इसीलिए तो हम लोग आपके लिए ये चीज जो है वो करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे कि आपको आसान तरीके से जो है वो चीजें समझ में आ जाए। इसी बात पर लाइक का बटन जरूर हिट करना। अब सुनो मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया, 18,000 से ज्यादा लोग हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंडेंट है। इंट्रा कम्युनिटी मैरिजेस और लैक ऑफ अवेयरनेस मेजर कारण है। तो गाइज ये एक पब्लिक हेल्थ और सोशल इश्यूज दोनों हैं। जैसे कास्ट एंडोगेमी, कुछ याद आ रहा है? एंडोगेमी, इसी टॉपिक को हमने पहले पढ़ा था 2-3 महीने पहले, और ये टॉपिक घूमकर अब थैलेसीमिया पर जो है वो आ गया। और यही चीज सिविल सर्विसेज नोट करती है अपने पास। और जो मैं आपको बता दूं, बिकॉज हमारी पूरी टीम एक्सपीरियंस है, जैसे मैं हूं, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आई नो वेरी वेल
कि किस पैटर्न में सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ सकती है मेंस में, या किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। तो एंडोगैमी गाइज, ये टॉपिक 2 से 3 साल में एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। एंडोगैमी की प्रॉब्लम्स, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस के नॉर्म्स और एजुकेशन का गैप, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है ना लोगों के बीच में, तब इस प्रकार की चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, चाहो तो लिख लो। एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ आउटकम्स पब्लिक हेल्थ आउटकम्स with reference to with reference to with reference to थैलेसीमिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार हिंदी में बोल देता हूं। थैलेसीमिया के संदर्भ में थैलेसीमिया के संदर्भ में बताएं कि बताएं कि सांस्कृतिक प्रथाएं सांस्कृतिक प्रथाएं मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या बोला था मैंने, एक्सप्लेन हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस, है ना, पब्लिक हेल्थ आउटकम। तो सांस्कृतिक प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। सांस्कृतिक प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, राइट। तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। थैलेसीमिया पूछ सकते हैं, HLA-B27, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, ऐसी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो यार, क्या होता है कि इसमें एक सिम्टम्स और इसके टाइप्स की बात करें तो एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। इसके टाइप्स जो होते हैं वो अल्फा थैलेसीमिया होता है, जिसमें 4 जीन जो है वो डिलीट हो जाते हैं। बीटा थैलेसीमिया ज्यादातर बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती कम्युनिटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको बस इसके टाइप्स में ये ध्यान में रखना है, एक अल्फा होता है और एक बीटा थैलेसीमिया हम लोग को देखने को मिलता है। चाहो तो सिर्फ ये लिख लो, टाइप्स में अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, है ना। और एक हम लोग को जो है वो थैलेसीमिया माइनर देखने को मिलता है, एक हम लोग को थैलेसीमिया मेजर जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे थैलेसीमिया हम लोग को नजर आता है। माइनर का मतलब जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मोस्टली हमें कैरियर के थ्रू जो है वो आ जाता है। और मेजर जो होता है वो, उसमें सीवियर फटीग होता है, यानी कि किसी को थैलेसीमिया की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको बड़ी दिक्कतें आएंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्किन उसकी येलो हो सकती है, लिवर स्प्लीन जो है वो बड़ा हो सकता है, राइट। काफी सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। तो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट जो है उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन जो है वो डेवलप नहीं होता, कम होता रहता है, और बॉडी जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। तो ये इसलिए उनको ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है हमेशा। तो ये चीजें हैं। पता है इसमें जो पेशेंट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल से भी कम की होती है। बहुत कम लाइफ जो है वो बच जाती है। मेंटल स्ट्रेस होता है, फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। आयरन की एक चेलिएशन, CHE लिख लो, आयरन CHELATION, आयरन CHELATION, ये लिखा हुआ है। थेरेपी, देखो इसके ट्रीटमेंट में लिख लेना, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना रहता है। आयरन चेलिएशन थेरेपी एक होती है। बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो आज की डेट में एक अच्छा ऑप्शन जो है वो बताया जा रहा है, बट स्पेसिफिक केसेस पे ही ये ऑपरेट करता है। तो ये 2-3 चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल में 36 थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट जो है वो काम कर रही है। फोकस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के ऊपर, यानी कि जल्दी, जितनी जितनी जल्दी हो सके डायग्नोसिस करो और लोगों को ट्रीट करने पर फोकस करो। तो अवेयरनेस भी आज की डेट में इससे रिलेटेड काफी कम है ना। ठीक है। बस यही है गाइस कि हम अवेयरनेस कम है तो अवेयरनेस बढ़ाओ। प्री मैरिटल मैंडेटरी स्क्रीनिंग करवाने की, लोगों की शादी होने से पहले उनको जो प्रॉब्लम्स है, इवन ये मैं सभी को बोलूंगा कि भाई अगर आप किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हैं तो आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि आपके पार्टनर जो है, अब देखो इस चीज को गलत वे में जो है मत लेना, इस चीज को थोड़ा सा एजुकेटेड वे में लो, साइंटिफिक तरीके से लो, कि आपके जो पार्टनर से आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या
प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जिससे कि आपकी जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी कि आपका जो बेबी होगा, राइट, या बेबी होंगी, तो आप वो हेल्दी रहे, राइट। तो आप अपने पार्टनर के साथ रहो, बट अगर आप प्रिकॉशन लोगे, राइट, डॉक्टर्स के कंसल्ट में जो है वो रहोगे, तो आपके बेबी को प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर होती भी है तो आप इनिशियल स्टेज में जो है वो उनके स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू ठीक करवा सकते हो, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी आज की डेट में बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हो कि मेडिकल इनोवेशन है, राइट। तो देखो, ये पूरी चीज जो है वो हमने पढ़ी है, जिसके बारे में हमने समझा। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 10,000 से 15,000 थैलेसीमिया मेजर बर्थ हर साल हो रहे हैं, ये भी लिख लो, है ना। और ये कम्युनिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनमें सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कैरियर्स। वेस्ट बंगाल का रेट मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। उसके पीछे की वजह एंडोगैमी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ही। और उसके अपन ने ट्रीटमेंट्स भी जो है वो देख लिए हैं। बंगाल के अंदर 36 थैलेसेमिया कंट्रोल यूनिट्स, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस जो है वो की जा सके प्रॉब्लम को। आज की रेट के चैलेंजेस यही है, 2020 की स्टडी जो है वो ये बताती है कि अवेयरनेस ही नहीं है थैलेसेमिया के इनहेरिटेंस पैटर्न से रिलेटेड लोगों के बीच में। तो दीज आर द इश्यूज गाइस, जो आज की डेट में जो है वो कंटिन्यूअसली नजर आ रहे हैं। देखो, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, राइट, एंडोगैमी, इसमें आप जो है वो लिख सकते हो कि सेम कम्युनिटी में मैरिज होना, है ना। तो ये सब चीजें, तो हमें और चीजों को बेहतर करना है तो कैंपेनिंग्स करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। और जो मैंने आपको बताया ना कि इस प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग जब शादी करें तो अपने पार्टनर्स का एक बार जो है वो मेडिकल हेल्थ चेकअप जो है वो जरूर कराएं, दोनों का, राइट। अगर आप सहमत हो एक दूसरे से शादी करने के लिए, बट हाँ, ऑब्वियस बात है कि किसी की मेडिकल कंडीशन के आधार पर रिजेक्ट ना किया जाए उसको, राइट। क्योंकि वो चीज फिर सबसे बेकार जो है वो हो जाती है सोसाइटी में, एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। और इसलिए कई कई सारे लोग जो है वो अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में जो है वो बताते नहीं, बट एक्चुअल में बताना चाहिए, है ना। क्योंकि आप किसी को चूज कर रहे हो किसी के बिहेवियर से, राइट, किसी की पर्सनालिटी को आपने जो है वो चूज किया, बट एकदम से अगर आपको पता लगा आपने आपने बिल्कुल उसको चूज कर लिया, फिर आपको पता लगे उसको यार ये मेडिकल इशू है, और फिर अगर आप छोड़ोगे तो दैट इज नॉट, मतलब फेयर। मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक भी होती हैं, बट हाँ, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि जो न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो, उसके बर्थ होने होने पर ही उसको ट्रीट किया जा सके, जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, राइट, फ्यूचर की। वरना बहुत दिक्कतें जो है वो बच्चा जब बड़ा होगा तब फेस करेगा। तो दैट इज द इशू। तो होपफुली गाइस, मैंने जो अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट, राइट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, श्रिंकिंग प्रेस फ्रीडम इन साउथ एशिया। तो गाइस, मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि डेमोक्रेसी के और जो तीन पिलर्स हैं उनके क्या नाम है? मीडिया फोर्थ पिलर है। अब जो ये टॉपिक मीडिया से रिलेटेड ही है, और लेकिन जब इस मीडिया के इस फोर्थ पिलर की बात आती है और यही अगर हिलने लगे, तो प्रश्न बनता है, क्वेश्चंस खड़े होते हैं, राइट, कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ही हिल गया। कभी आपने सुना होगा, और मैं खुद काफी सारे मीडिया के लोगों के साथ भी जो है वो रहा हूं। कई केसेस में एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो मीडिया के पास आती है, जो लोग जो है जैसे खुलासा नहीं कर देते, किसी ने जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बड़े स्कैम का जो है वो खुलासा कर दिया, या किसी मंत्री के करप्शन को जो है वो पकड़ लिया, रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। तो वो जो कई सारे लोग जो होते हैं ना, जो इस फील्ड में होते हैं, वो जाकर उस बिजनेसमैन को या उस मंत्री को या उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को जिसने स्कैम किया है उसको जाकर धमकी देते हैं कि आओ लाओ बेटा, 10 करोड़ रुपए रखवा दो कैश में, वरना ये वीडियो जो है वो रिलीज हो जाएगा। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ, ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज, कई बार जो सच्चाई बताने की कोशिश करता है उसकी सच्चाई दबा दी जाती है। साबरमती एक्सप्रेस आपने मूवी जो है वो देखी होगी, उसमें ये इस चीज को और अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट किया। ऐसी काफी सारी मूवीज हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो लोग प्रेस में होते हैं उनको मरवा भी डाला जाता है ना, कि अच्छा ये ज्यादा बोलेगा हमारे लिए, उसके घर पर अटैक करवा दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज होती है, फिर इसलिए लोग सोचते हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा है यार वैसा चलने तो कम से कम अपनी फैमिली मेंबर्स तो बचे रहेंगे, खुद तो बचे रहेंगे, है ना। तो ये चीज तो गलत है पूरी पूरी। इससे तो करप्शन को और बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। एशिया प्रेस फ्रीडम ग्रुप, इन्होंने 2024-25 का 23वां एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसका टाइटल है फ्रंटलाइन डेमोक्रेसी मीडिया एंड पॉलिटिकल चर्न। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो।
23वां एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25, इसका टाइटल लिख लेना। ये टाइटल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यही लिखेंगे। अब हो क्या रहा है कि साउथ एशिया में मीडिया फ्रीडम में नोटेबल डिक्लाइन ऑब्जर्व हुआ है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस लार्जर क्राइसिस, कि मीडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट, विश्वास, और मीडिया सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, इस चीज को इस आर्टिकल के अंदर दर्शाया गया है। तो डेमोक्रेसी के लिए गाइस प्रेस फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी मेंस के सवाल आ जाते हैं कि प्रेस फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, बताइए, इवेल्युएट करिए, कमेंट करिए। तो फिर आपको उसमें फोर्थ पिलर के बारे में हर एक चीज उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी जो है वो लिखना विद एग्जांपल्स। तो आओ डिस्कस हम लोग जो है वो करेंगे। तो इंडिया की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है, लिख लीजिएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 151 है। 250 से ज्यादा वॉयलेशंस डॉक्यूमेंट हुए हैं साउथ एशिया में। इंडिया में स्टेट इनेबल्ड सप्रेशन, फेक न्यूज और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी खत्म होता जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में एक जर्नलिस्ट, एक मीडिया पर्सन अगर कोई कंपनी के साथ, मीडिया कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो उसको कंपनी के हिसाब से फिर चलना पड़ता है। कंपनी का मालिक जैसा बोलेगा कि भाई ये न्यूज चलाओ, तो वही न्यूज चलेगी। होता है, आपने देखा होगा मूवीज में, वेब सीरीज में ऐसे ही प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। तो मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है ही नहीं। दूसरा, स्टेट इनेबल्ड सप्रेशन, इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर चीजों को दबा रही है, मीडिया के कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके फेक न्यूज फैलाई जाती है, एक प्रोपोगेंडा। फेक न्यूज से मैं बोलूंगा किसी प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए न्यूज जो है वो बनाई जाती है। आज की डेट में न्यूज रिकॉर्ड नहीं हो रही है, न्यूज बनाई भी जाती है, पता है आपको। कई बार किसी बड़ी घटना को जो है वो डाइवर्ट करने के लिए, कि लोगों का ध्यान जो है वो उस पर ज्यादा दिन तक ना टिके, कोई दूसरी चीज जो है वो चालू कर दी जाती है। कई कई बार आपने देखा भी होगा ऐसा और ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप सर्विस में जाओगे ना, जब आप ऑफिसर बनोगे, तब आप इस चीज को बहुत करीब से ऑब्जर्व करोगे कि यार इतनी बड़ी घटना हुई, उसका देखो एक छोटी सी चीज से ध्यान खींच लिया, शाहरुख खान के बेटे को उठा लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से 5-10 ग्राम उसके वो भी उसके पास नहीं, शायद उसके फ्रेंड वगैरह के पास जो है वो मिला था। और उनको जो है वो टिप मिली थी कि भाई यहाँ पर पार्टी चल रही है जिसमें ड्रग्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी रेव पार्टी तो ना जाने कितनी चलती हैं रेगुलर बेसिस पर। पुलिस वालों को पता होता है, नहीं पता होता है, मुझे तो पता नहीं। बट मुझे एक चीज जो है वो जरूर पता है कि अथॉरिटीज को ठिकाने तो जरूर पता होते हैं कि कहाँ से गांजा मिल रहा है। मुझे क्लियरली बताओ, ये इस बात पे आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? होते हैं यार। जब मैं कॉलेज में था, मेरे कुछ दोस्त यार जो थे वो ये गांजा वगैरह जो है वो पीते थे, तो उनको पता है कि कौन सी जगह पे गांजा मिलता है। तो जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है कि कौन सी जगह पे गांजा मिल रहा है, कहाँ से स्कोर करना है बोलते हैं ना, तो पुलिस वालों को नहीं पता होगा क्या? सिस्टम में ही फेलियर है, और इसी फेलियर को जो है वो ठीक करना है आप लोगों को सिस्टम में घुसकर। तो यही कहानी चली आई, इस पर और चर्चा जो है वो करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज तो कानून जो है उआपा जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लिख लेना। पीएमएलए, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेडिशन, डिफेमेशन, ऐसी जो लीगल प्रैक्टिसेस होती है ना, ये कई बार मीडिया पर्सनालिटी को टारगेट कर देती हैं कि तुमने लिखा कैसे मेरे बारे में, रोको तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ठोकते हैं। अच्छा, तुमने गवर्नमेंट के बारे में ऐसा लिख दिया, लो सिडिशन के केस में अंदर जाओ बेटा, जेल 180 दिन तक बैठो। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है। ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, बट हाँ इस कानून के बारे में लिख लो एक जगह साइड में, इसके बारे में आज पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट कानून है। मीडिया हाउस, क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट फेसेस आईटी रेट्स। जो मीडिया हाउस है, मतलब जो लॉबी होती है एक मीडिया की, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, मतलब सरकार के बारे में अलग अलग चीजें बोलती हैं, उसके घर पर रेड पड़वा दी जाती है। इससे ज्यादा बोल रहा है तू, रुक बताता हूं तेरे को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्नब गोस्वामी, उन्होंने भी शायद इसी प्रकार का इशू बहुत ज्यादा फेस किया था। इफ यू रिमेंबर और नॉट, कुछ साल पहले। आज की डेट में चुप हो गए हैं वो। जो इंसान चीख चीख के बोलता था, अब उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बीच में सुनाई दी थी बहुत, 1-2 साल तक दबा दी गई। वो बोलो,
आपने ये चीज पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि नहीं करी है, बस ये बताओ। चीजों को समझ पा रहे हो आप ये कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। मीडिया के एडवर्टीजमेंट बैन हो जाते थे भाई। मीडिया कमाती किससे पता है आपको? एडवर्टीजमेंट से। हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर पे अगर इतना सा ऐड देना है ना, इतना सा ऐड, तो उसके लिए 15,000 रुपये लगते हैं। थोड़ा बड़ा ऐड, इतना बड़ा ऐड जो है वो कर दिया तो 45,000 रुपये। अच्छे पेपर की बात करूं, जैसे मैंने ऐड जो है वो दिया था, दैनिक भास्कर में दिया था, तो मेरे 3 दिन के जो है वो ऐड जो लगे थे वो 50,000 रुपये का लगा था, इतना बड़ा ऐड। अरे सॉरी, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये का एक ऐड था। टोटल 1.5 लाख रुपए लगे थे संडे वाले दिन पब्लिश करने के लिए। तो मीडिया को इससे होती है कमाई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उनके एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा देती है। यानी उनकी जेब पर ही, अच्छा अरे अरे वो लिखोगे, रुको बेटा तुम्हारी जेब ही फाड़ दें, ये होता है। तो दैट मीन्स कि दीज आर सम प्रैक्टिसेस जो हमारे फोर्थ पिलर को जो है वो खत्म कर रही है, हिला रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को जो है वो सामने रखते हुए बैंड बजा दी जाती है, तो ये चीज हो रही है। पॉलिटिकल आईटी सेल्स के थ्रू हेट स्पीच और फेक नैरेटिव्स प्रमोट हो जा रहे हैं। 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन को टॉप शॉर्ट टर्म थ्रेट डिक्लेयर किया। ये हो ही रहा है ना, मैंने भी आपको बताया ना कि फेक न्यूज नहीं है, एक पर्टिकुलर एजेंडा के लिए न्यूज बनाई जाती है, तो दैट इज मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन। कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको मैनिपुलेट किया, ऊपर नीचे किया है। और कई बार जो है वो किसी की इमेज भी खराब कर दी जाती है, एक वीडियो की शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स जो है वो लगाकर। तो हुआ ही ऐसा। अब देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करता और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप फेवर करें। आप पॉलिसीज को फेवर करें बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट से आने वाले समय के। आप स्कीम्स को फेवर करें, आप गवर्नेंस को, शासन को फेवर करें, राइट। आपके टेन्योर में गवर्नमेंट आएगी जाएगी, बट आप लोग परमानेंट रहोगे बिकॉज यू गाइज विल बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन फ्यूचर। तो ये मैंने जो है वो इसलिए बताया क्योंकि कई चीजें आप देखते होंगे, मोदी की क्लिप्स उसको बदनाम करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट काट के, राहुल गांधी को तो बहुत ही ज्यादा बदनाम कर दिया गया, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, बट वो क्या, वो एक सिंगल क्लिप थोड़ी ना थी। और पब्लिक बोल रही थी देखो कैसा बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ पब्लिक की नजर में उसको बना दिया गया इस प्रकार की क्लिप से, और लोग बेवकूफ बन गए क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें जो है वो देखकर बिलीव करना शुरू कर दिया कि हाँ ये सच है। कुछ खराबियां भी हैं, गड़बड़ियां भी हैं, पार्लियामेंट में सोना तो नहीं चाहिए दैट इज ट्रू। बट हाँ, उसको हाईलाइट कुछ इस प्रकार से जो है वो किया कि धज्जियां उड़ गई। बट क्या कर सकते हैं, यही चीज आज की डेट में चल रही है जिसको आपको रोकना है। इंटरनेट शटडाउन करवा दिए जाते हैं, सेंसरशिप ने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को टारगेट किया है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन के कारण मीडिया प्लूरलिज्म खत्म होता जा रहा है। सेल्फ सेंसरशिप बढ़ती जा रही है सर्विलांस के लिए, है ना। लोग कई बार जो है वो, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी उनको तक बैन करवा देते हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट से जो है वो एडिटोरियल क्रेडिबिलिटी का इशू आ रहा है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए जो है वो बहुत दिक्कत वाला काम क्रिएट करने। देखो लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया है कंटेंट क्रिएशन में, तो ये बड़ा चैलेंज जर्नलिस्टिक ऑथेंटिसिटी का हो गया है। बहुत इश्यूज है। और एआई और मशीन लर्निंग के कारण तो काफी सारे लोगों को जॉब से भी निकाला जा रहा है। जो टाइपिंग की जॉब थी अब तो काफी इजी हो गई है। अब तो करने की जरूरत ही नहीं, आप एक एक सेंटेंस जो है वो डालो, पूरा उसका 500 वर्ड्स का पूरा वो, या जितना आपको चाहिए उतना पूरा वो चैट जीपीटी निकाल के आपको जो है वो दे देगा, हर चीज आपको दे देगा। दैट इज द इशू। मीडिया के अंदर हरासमेंट्स भी होते हैं पता है आपको, वुमेन जर्नलिस्ट के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। वुमेन जो है वो न्यूज रूम लीडरशिप में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, तो जेंडर इश्यूज भी हैं यहाँ पर। तो इंटरनल प्रॉब्लम भी है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी। आप सिर्फ ये दोष नहीं देंगे कि नहीं यार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही मीडिया के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रही है, ऐसा नहीं है। मीडिया हाउसेस जो है वो खुद अपने एथिक्स को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन तो हमें हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जनता जिनको चूज कर रही है,
तो वो ऐसे व्यक्ति को चूज करें जो फेयर हो भाई। और अगर फेयर व्यक्ति होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, क्योंकि फेयर व्यक्ति कभी भी सच से डरते नहीं है। फेयर लोग, और झूठ भी उनके खिलाफ कोई फैलाता है तो उनको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो असली इंसान है, जो नकली जो लोग होते हैं, उनको दिक्कत होती है कि उनका सच जो है वो बाहर ना आ जाए। जो सच्चा आदमी है उसको डर नहीं है सच बाहर आने से। इसका मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, गांधी जी का। आई थिंक यू गाइज आर अवेयर अबाउट गांधी जी की जो पास्ट लाइफ थी, राइट? जिसमें वो, उन्होंने खुद जो है वो इस चीज को जो है वो कबूला है कि पहले जो उनकी पास्ट लाइफ जो थी उसमें उनके रिलेशंस जो थे वो उनके साथ थे, महिलाओं के साथ वगैरह भी जो है वो उन्होंने रखे हुए थे, राइट? तो उन्होंने इस चीज को जो है वो बिल्कुल टेबल के सामने सबके रख दिया। क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये वाला स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल जो है वो हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि महात्मा गांधी जी ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन है, राइट? तो ऐसी बातें चलो ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो पर्सनालिटी, सॉलिड पर्सनालिटी वो होती है जो अपनी गंदगी को सामने रख दे। क्योंकि आपकी गंदगी को अगर आपने सामने रख दिया, फिर आप ठीक हो गए, तो आप डरोगे नहीं कि मेरा सच किसी के सामने ना आ जाए, क्योंकि आपने खुद समझा, बता दिया। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो शराब और सिगरेट का सेवन कर रहा है ना? तो वो छुप के जब करेगा, जब उसे डर रहेगा कि उसकी बात बाहर ना निकले, तो छुप छुप के कर रहा है। बट उसने अगर इस चीज को छोड़ दिया और फिर अब वो मार्केट में आकर बोले कि नहीं भाई, मैं एक टाइम पर जो है वो करता था और मैंने ये सब चीजें की है, मैं एडिक्टेड था, अब मैं आज की डेट में जो है वो एडिक्टेड नहीं हूं, तो पब्लिक को लगता है हाँ यार कि इसने अपनी ये बात जो है वो सामने रख दी। दैट मीन्स कि अब उसे कोई डर ही नहीं है कि तुम क्या खुलासा करोगे मेरी बुरी आदतों का, मैंने खुद बोल बता दिया। सेम चीज विद पॉलिटिक्स ऑल्सो, कि कोई अगर फेयर पॉलिटिशियन नहीं होगा ना, तो उसको अपने घोटाले जो उसके हो रहे हैं उसके बाहर आने का डर होगा। और जो फेयर है उसको डर ही नहीं। तो जब फेयर व्यक्ति बैठेंगे उस पोजीशन पर, तो ऑब्वियस सी बात है, या फेयर ब्यूरोक्रेट्स उस पोजीशन पर बैठेंगे जो करप्शन फ्री रहेंगे, तो उनको मीडिया वालों से डर ही नहीं होगा। उनको तो लगेगा कि छापो जो छापना है, राइट? गलत छापोगे तो आपको इंटरफियर करेंगे और उसका प्रूफ दो अगर छाप रहे हो तो, राइट? और प्रूफ नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। स्कैम से वही डरता है जो स्कैम कर रहा है। कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? यस। तो यही चीज है, मीडिया ट्रांसपेरेंसी बिल लिख लो, 2024, मीडिया ट्रांसपेरेंसी बिल 2024। इस बिल को लागू करवाना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मीडिया ओम्बड्समैन होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। मीडिया लोकपाल, जो शिकायतें वगैरह जो है वो हैंडल करे मीडिया से रिलेटेड। और जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए जो है वो और रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लाए जाएं, जिससे कि इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो प्रमोट की जा सके। और कुछ ऐसे फैक्ट चेक इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो फेक न्यूज के स्प्रेड को होने से रोक सकें, है ना? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी भी जो है वो मिली होगी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको जो है वो इस टॉपिक को सुनना है। अगर कोई देश बार बार लोन लेता रहे, समझना बात को, अगर कोई देश बार बार लोन लेता रहे लेकिन कभी सुधार ना करे, तो क्या उसको फिर से मदद मिलनी चाहिए? मतलब सिंपली, एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त, आपको फोन करके बार बार बोल रहा है कि लाओ देना यार भाई, 500 रुपए आपने दे दिए, ठीक है दोस्त है यार, तो देना यार 1000 रुपए आपने दे दिए। आपने पूछा यार क्यों, क्या कर रहा है तू? तो उसने बताया अरे यार वो पीने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, पीने के लिए पैसे। तो आपने उसको बोला कि भाई नहीं यार, ये सब चीजें गलत है यार, चल तेरी, तुझे इंजॉयमेंट करना है तो उस हिसाब से चल, ठीक है यार, वैसे तो बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, बट तू ले ले, तू दोस्त है मेरा। बट वो आपसे रेगुलर पैसे जो है वो मांग रहा है और सुधर रहा नहीं है, ना कमाने जा रहा है, उसके घर वाले परेशान है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति की फिर हेल्प करोगे? या वो आपसे जो है वो रोग आकर पैसे मांग रहे हैं कि यार मुझे जरूरत है यार, मैंने स्कूल की फीस जो है वो भरी नहीं है यार, कॉलेज की फीस भरी नहीं है यार, अरे यार बहुत दिक्कतें जो है वो चल रही है यार, मैं थोड़े से पैसे उधार दे दे। बट जब आपने पैसे उधार दिए तो उस पैसे से उसने दारू पी ली। तो ऐसे व्यक्ति की आप फिर मदद करने करने के बारे में सोचोगे, हाँ या ना? यस, ऑब्वियसली योर आंसर इज नो, है ना? तो इंडिया ने इसी मुद्दे पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया।
अब आपको पता है ये किसके लिए स्टैंड लिया गया? कमेंट बॉक्स पे उस कंट्री का नाम लिख दो। ऑब्वियसली पाकिस्तान। साला मान ही नहीं रहा है। आईएमएफ ने उसको लोन दे दिया फिर। गलत है ना यार। तो इंडिया ने आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को मिलने वाले नए असिस्टेंस पैकेज पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया। इंडिया ने फॉर्मली वोट अगेंस्ट तो नहीं किया, राइट, क्योंकि आईएमएफ रूल्स में नो वोट अलाउड नहीं होता। ये चीज लिख लेना। आईएमएफ का रूल जो है वो नो वोट का नहीं होता, सिर्फ यस का होता है, दैट्स इट। लेकिन इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब कि इंडिया जो है वो वहां पर शामिल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, जो कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल था कि भाई गलत है ये। पाकिस्तान को लोन नहीं मिलना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को लोन मिलने के ऊपर वोटिंग होनी थी, तो उस वोटिंग में हम गए नहीं, क्योंकि नो वोट होता नहीं है वहां पर। अगर आप जा रहे हो तो आपको जो है वोट डालना पड़ेगा, या तो वहां पे खड़े होके वोट डालो ही मत। तो हम वहां पे गए ही नहीं। हमने बोला कि ये क्या बकवास है यार। साला ऐसी कंट्री जो ऑफिस और मतलब ग्लोबल लेवल पर डिक्लेयर हो चुकी है कि ये टेररिज्म को जो है वो पनाह देती है, सबको पता है इस चीज के बारे में। एफएटीएफ ने तक जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रखी है। ग्रे लिस्ट में थी ना ये एफएटीएफ की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फॉर सिविल सर्विसेज, चाहो तो लिख लो साइड में, बाद में पढ़ना। तो ऐसी कंट्री तुम इसको लोन दे रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई, राइट? तो ये चीज थी। और इसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला। तो आओ थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में समझा देता हूँ। 1945 में स्टैब्लिश हुई, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक में ये आपको जनरल स्टडीज में पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए बस आपको ये न्यूज के बारे में जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अरे यार शिट, आई जस्ट गॉट द मैसेज। मम्मी का एक मैसेज आया है। हमारे यहाँ पर एक मतलब एक डॉग था यार, बेचारा बहुत समय से परेशान था, तो वो शांत हो गया। एलेक्स नाम था उसका। मतलब एक आंटी का डॉग यार, गोल्डन रिट्रीवर है बेचारा। 1 1.5 साल का भी नहीं होगा, 1 साल का भी नहीं होगा, यस। शांत हो गया यार। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और अगले जन्म में जो है उसको और बेहतर कोई बनाकर जो है वो भेजे। अच्छा बच्चा था यार वो। उसको चोट लग गई थी, सर के बल गिर गया था बचपन में। तो बहुत इलाज कराया उसके घर वालों ने, बट वो बेचारा शांत हो गया आज। बड़ा दुख लगता है यार ऐसे। ठीक है यार, हम इंसानों के ऊपर दुख मनाते हैं, बट हम लोग जानवर और दूसरे पशुओं के प्रति करुणा नहीं रखते। तो दैट इज रॉन्ग, रखनी चाहिए पता है सभी को। चलो एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्टैब्लिश हुई 1945 में। ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, याद रखना ये चीज अक्सर प्रीलिम्स में आती है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहां पर है, तो वॉशिंगटन डीसी, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन, भाई किसी कंट्री को लोन की जरूरत है, जैसे हमें भी आईएमएफ ने बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड किया था एक टाइम पर 1980s पर। क्या मुझे बता सकते हो कि 1980s के एंड में, जब उसके बाद फिर 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, तो उस एंड में हम किस क्राइसिस में थे? उस क्राइसिस का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, बीओपी क्राइसिस। अब इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे। तो उस समय भी आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने हमारी हेल्प करी थी, तो ऐसे ही ये कंट्रीज की हेल्प करती है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे पूरे दुनिया भर में, है ना। वोटिंग पावर जो होता है वो कोटा बेस्ड होता है, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बड़ी कंट्रीज होती है ना जैसे यूएसए, तो ये इन्फ्लुएंस करती है यहाँ पर। आईएमएफ ऑफर करती है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ईईईएफएफ, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो ये सब चीजें जो है वो करती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन देखती रहती है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया भर में, है ना। तो ये इनकी लैंडिंग सपोर्ट होता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि एक स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स होता है कि भाई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि तुम ये चीजें करो तो हम तुम्हें फंड्स फेज वाइज देते जाएंगे। दूसरा होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, इसमें शॉर्ट टर्म क्राइसिस के लिए सपोर्ट जो है वो कर दिया जाता है। किसी कंट्री के अंदर डिजास्टर हो गया तो उसको दे दिया, है ना। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, आरएसएफ, है ना। तो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है इकोनॉमी की रिकवरी के लिए, कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया किसी कंट्री को, तो लॉन्ग टर्म पे आप कैसे रिकवर कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को, तो उसमें हेल्प करती है ये। इस तरीके से हेल्प जो है वो की जाती है। इसका एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी है, यहाँ पर तो डिटेल में लिखा नहीं क्योंकि आईएमएफ का टॉपिक अपने आप में कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। वो शायद आपने अपनी जनरल स्टडीज की क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना। और अगर आप किसी क्लास से एसोसिएटेड है तो उनसे बोलना कि ये टॉपिक डिटेल में पढ़ा है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख लो, ठीक है।
अब इंडिया, अभी बताऊंगा ये वाली चीज भी मैं आपको, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें। पाकिस्तान ने गाइस 28 बार लोन लिया पिछले 35 सालों में, लेकिन फंडामेंटल रिफॉर्म्स किए ही नहीं, पैसा आता गया। और आपको पता है कि ये पैसा जो है वो कहां पर लगाता है? पाकिस्तानी की मिलिट्री इकोनॉमी कंट्रोल करती है, पता है आपको? मिलिट्री के पास ही पूरी पावर है, जानती हो आप? वहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है, मिलिट्री सब कुछ कर रही है। फंड्स का मिसयूज होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान टू बिग टू फेल डेटर बन गया है। आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी अब खतरे में है। इतना लोन दे चुकी है आईएमएफ पाकिस्तान को कि वो चुकाएगा नहीं, और चुकाएगा तो 100% नहीं चुकाएगा यार, वो नंगा है, कहां से चुकाएगा? आईएमएफ फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसलिए हमें आईएमएफ के ऊपर बहुत गुस्सा आई। तो आपको क्या सही लगा कि आईएमएफ को उसको लोन देना चाहिए? क्या विचार है आपका, बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। चिंता वाली बात यही कि इसको आप और लोन दोगे और ये उस लोन का इस्तेमाल जो है वो करेगा अपनी मिलिट्री एक्शंस के लिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होते हैं आईएमएफ के, उसमें 25 डायरेक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वोटिंग पावर जो होती है वो कंट्री की इकोनॉमिक वेटेज के हिसाब से होती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ही होता है वो, जो उनकी वोटिंग पावर होती है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हुई वो ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो करती हैं, है ना। दूसरी ग्लोबल बॉडी जैसे कि यूएन की अगर बात करें तो उससे हटकर आईएमएफ जो है वो अलाउ नहीं करता एक फॉर्मल नो वोट को, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चीज आपको ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पर नो वोट वगैरह नहीं होता। आप या तो वोट डालें फेवर में, या फिर आप एब्सटेन हो जाए, यानी कि वहां पर मत आए मीटिंग में, अगर आपको वोट नहीं डालना है तो इंडिया ने भी यही पाकिस्तान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि तुमने यार इतने पिछले 35 साल में 28 बार तुम लोन ले चुके हो यार, और उस पर कोई काम कर ही नहीं रहे हो अपने ऊपर, जो आपको बताया जा रहा है। तो गलत बात है ये तो। और यस, मिलिट्री कंट्रोल करती है पूरी चीजों को, तो इसी को लेकर हम लोग को चिंताएं हैं। तो ये चीज हमने करी। और आईएमएफ डिपेंडेंट है, पाकिस्तान आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, और आईएमएफ उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये एक चिंता जो है वो व्यक्त कर रहा है, और एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त कर रहा है सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको ऑलरेडी जो है पता ही हुआ है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये छोटा सा ही टॉपिक है गाइस, इस टॉपिक के अंदर मेनली जो हमने अभी प्रेस के बारे में बात करी ना, वही चीज जो है वो मेंशन्ड है इस टॉपिक के अंदर, कि मिस इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से जो है वो फैलने लगी है, राइट। इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। तो अभी आज समय का थोड़ा सा भार है, और तो मैं आपको ये वाले टॉपिक जो है गाइस कल के सेशन में कवर कराऊंगा। एक ये वाला टॉपिक हुआ, कल के नहीं, संडे वाले सेशन के लिए रखूंगा मैं, क्योंकि 13 मई का भी एक टॉपिक हमारे पास है जो मुझे आपको कवर कराना है। वो लास्ट वाला टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और हिमालय के अंदर प्लास्टिक्स क्राइसिस चल रहे हैं, वो भी एक ऐसी सिंपल सा टॉपिक है। ये भी मैं आपका बाद में संडे वाले दिन एक्स्ट्रा क्लास में कवर करा दूंगा, राइट। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, संडे वाले दिन पूरे टॉपिक्स कवर होंगे आपके, जो भी छूट रहे हैं। चलो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। और आप लोगों ने करवाया कि नहीं करवाया ये वाला बीमा? नहीं करवाया तो जरूर कराना। लाइफ इंश्योरेंस 12 रुपए का होता है ना, 12 रुपए मेरे ख्याल से इसमें बैंक अकाउंट से कटते हैं, 12 रुपए का है ये, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ एक और योजना आई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो वो वाली स्कीम के बारे में भी पढ़ना आप। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएनएफएफ के बारे में ये टॉपिक है। अगेन ट्राई करो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की, कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड ये टॉपिक है। और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ये है दिए गए नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करिए और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जो है वो ज्वाइन करिए। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।